Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video, we cover the income and employment. चैप्टर है बेटा ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कि 9 मार्क्स का है। इसको कवर करेंगे जो कि सीबीएसई ने हमें अभी फरवरी में जो सैम्पल पेपर दिया था उसके अकॉर्डिंग। वैसे इसकी बेटे 13 मार्क्स की थी लेकिन जो सैम्पल पेपर आया उसमें 9 मार्क्स का। तो 9 मार्क्स में बेटा इसके जो क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसमें से आपके जो क्वेश्चन सीबीएसई के हिसाब से बताऊं मैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पर और एक बेस्ड ऑन मल्टीप्लायर पर, वो भी सॉल्व कराऊंगी अभी आपको। फिर एक डेफिनेशन पूछी गई है। इन दोनों में तो चॉइस है न्यूमेरिकल में, लेकिन डेफिनेशन हो गई और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स के वो करेंगे। फिर आपका जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशनरी गैप एंड मेजर टू करेक्ट इट। ठीक है, या फिर डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर टू करेक्ट इट। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी में, वो क्या बनेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अब ये 9 मार्क्स आप पूरे ले सकते हो क्योंकि 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर करने टाइम थोड़ा है और हमने अब फाइनल की प्रिपरेशन करनी है। तो फॉर फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये 9 मार्क्स कैसे लेने हैं, कौन कौन से मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ें आज हम करेंगे। तो उससे पहले मैं चैप्टर का ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन लगा लीजिए, या पूरे 3 चैप्टर का जो समरी है वो 10 मिनट में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन बच्चे, अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे को हौसला मिलता रहे और मैं आगे इसको करती रहूँ। तो यहाँ से लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो बेटा सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। बेटा एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जो आपकी इकॉनमी में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी आर प्लानिंग टू बाय। यानी कि कौन से इकॉनमी के 3 सेक्टर होते हैं आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री। तीनों सेक्टर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हैं, चाहे वो आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि वो बाय करें एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में आपकी इकॉनमी में जितने 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर ने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। एक बात का ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब सेम होता है। एक्सपेंडिचर होता क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉट द एक्चुअल। प्लान मीन्स अभी प्लान कर रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में यही बताया कि प्लानिंग टू बाय, तो यहाँ पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सेकेंडली, क्योंकि इसके बाद आपके पास मैं जब क्वेश्चन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि जो ये हमने कंसेप्ट करे हैं सारे उसी से रिलेटेड हैं और इससे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो एडी का फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, यानी कि आपके पास 2 कंसेप्ट आते हैं, फ्लो और वेरिएबल। तो जो एग्रीगेट डिमांड है फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि हम ड्यूरिंग अ पीरियड करते हैं, क्योंकि इसको मेजर करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, दैट वाई इट इज़ एन फ्लो कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर में बन सकता है कि डिफाइन एडी, ठीक है, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में तो 2 ही कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आई विल कवर। तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी में सबसे पहले हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या यू कैन से प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि आपका प्राइवेट सेक्टर कंज्यूम करने के लिए सोच रहा है। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कैपिटल गुड्स पर खर्च करने के लिए प्लान कर रहा है। इट इज़ एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोमनस। ऑटोमनस मीन्स ये होनी ही होनी है, इसमें आपकी इनकम का इन्फ्लुएंस नहीं होता। जैसे कि आपकी हमारी कुछ एक कंजम्पशन जो होती है ऑटोमनस होती है। ऑटोमनस मीन्स इट डज नॉट अफेक्ट अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, इवन अगर आपकी इनकम 0 भी है तब भी वो कंजम्पशन होगी ही होगी। तो ऑटोमनस का मतलब होता है कि आपका इसका इनकम पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आपकी, जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि ये आपका कर्व है, तो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट ऑटोमनस, तभी इसको स्ट्रेट लाइन में कहते हैं कि इसमें इनकम का इफेक्ट नहीं है। इनकम चाहे 0 है
चाहे आपकी 49 डिग्री से ऊपर चली जाए, बट इसको इफ़ेक्ट नहीं करती, ये इकॉनमी में होनी है। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, आगे बताऊंगी इसका मीनिंग। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर नेशनल इनकम। अगर आपका प्रॉफिट को अट्रैक्ट करती है, अगर प्रॉफिट है तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर? जो ये एक्सपेंडिचर होते हैं ये लेवल ऑफ इनकम से नहीं, लेकिन जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है दैट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप उसमें ज़्यादा, सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तभी आप पैसा लगाएंगे, वरना पैसा नहीं लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, मैंने अब आपको इसमें एग्रीगेट डिमांड बताई। एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर सेम थिंग होते हैं। कंपोनेंट्स में हमने अभी दो कंपोनेंट्स कवर किए, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? आगे हम लोग करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, कि जिसमें वो व्हीट है, राइस है, इनको स्टोर करके रखती है ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके। इन्वेस्टमेंट में रोड, डैम, ब्रिजेस, इन चीज़ों को। लेकिन ध्यान रखना कि आपका एग्रीगेट डिमांड में क्लोज्ड इकॉनमी में सिर्फ दो ही आएंगे, ठीक है। लेकिन जब ओपन इकॉनमी है तो उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा और नेट एक्सपोर्ट भी आएगा। नेट एक्सपोर्ट फॉर ओपन इकॉनमी, जहां पर आपकी इकॉनमी दूसरी इकॉनमी के साथ इंटरेक्ट करती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर सिंपल आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब आपने ये फॉर्मूला लिखना है कि AD इक्वल टू C+I। C+I प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गई, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में दोनों आ जाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? नाउ आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट AD। तो अगर मैं ये 5 पॉइंट आपको करवा देती हूँ, मैंने 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर ये 5 पॉइंट में से आप 2 या 3 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है और AD से रिलेटेड आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, AD इक्वल टू C+I, क्योंकि क्लोज्ड इकॉनमी है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही लेना है। जो पॉजिटिव कंजम्पशन है, यानी कि आपकी इनकम को भी इफेक्ट नहीं करती, इवन इनकम जीरो होती है तब भी कंजम्पशन है। आपको ये तो पता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी हम कंजम्पशन, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना खाना हमें ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स हैं AD के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के केस स्टडी से भी आ जाता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और आपका सारा आंसर सही होगा। तीसरा कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड होता है, याद रखना, अपवर्ड, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। आपको ये भी पता है कि कैसे इंक्रीज होती है। देखिए, आपको यहाँ से डायग्राम में मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ योर इनकम, जहाँ पर इनकम को Y से डिनोट किया, इसको सप्लाई। ये 45 डिग्री से O, X एंड Y। यहाँ पर आप लेंगे आउटपुट और यहाँ पर आप लेंगे AD या AS। ये आपकी हो गई। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन भी तो बढ़ ही रही है ना। वो तो एक पार्टिकुलर, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी जो इनकम है दैट इज़ मोर देन कंजम्पशन। इस लेवल पर इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन। तो ये सारी चीज़ें ही तो ध्यान रखनी है आपने। तो जैसे से आपकी इनकम बढ़ती है एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, तो दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका अपवर्ड है। ठीक है। सेकंड, स्लोप ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कर्व, वो मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑटोनमस होती है इनकम को इफेक्ट नहीं करती, तो ये स्ट्रेट लाइन होएगी जो कि आपकी एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है। फिफ्थ, जो स्लोप ऑफ एडी कर्व है पॉजिटिव स्लोप है। इट मीन्स जैसे कि आपका अपवर्ड है, इनकम बढ़ रही है तो एडी भी बढ़ रहा है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ती हैं तो उसे पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। ये था आपका सारा का सारा एडी के बारे में, यानी कि इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं रह जाता। आपको एडी का इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी कम टू द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम डिनोट करते हैं नेशनल इनकम से, यानी कि AS रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर मीन्स जो आपके देश के काम आउटपुट को ऐड करने वाले हैं, वैल्यू ऐड करेंगे,
प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको सप्लाई के लिए विलिंग है। यहाँ पर भी देखिए इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो ये भी आपका फ्लो कंसेप्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर फ्लो कंसेप्ट। इसका इतना ही करना है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स तो वैसे एग्रीगेट सप्लाई के सेविंग और इनकम में ही आएंगे। तो जो मेन आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिसके अकॉर्डिंग, तो अब थर्ड जो पॉइंट बनता है हमारा मेन, कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब दैट इज रिलेटिंग टू योर इनकम आल्सो। तो लेकिन अगर इससे एक नंबर में डेफिनेशन पूछी जाए तो इट रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, यानी कि ये कंजम्पशन में और आपकी इनकम में, नेशनल इनकम के बजाय अगर आप इनकम भी करें, नेशनल इनकम क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हम एग्रीगेट पे चल रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी पे चल रहे हैं, तो आप कंजम्पशन और इनकम में भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने इसी को स्पेशली लिखा है, केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा लॉ आ गया। बट ये कंजम्पशन फंक्शन लॉ ही है, वो कंजम्पशन लॉ है, लेकिन उसने डिफाइन किसने किया है, केन्जियन ने, और साइकोलॉजिकल लॉ यानी कि हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग ही। तो क्या लिखना है इसमें, 3 पॉइंट्स लिख देंगे अगर आप, तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग 2 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, देयर इज मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन, यह बात हमने पहले भी कही थी और आपको पता भी है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी आपकी बेसिक नीड्स है खाने की वो तो खाएंगे ही। तो वो कहते हैं मिनिमम कंजम्पशन नोन एज ऑटोनमस कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर पे, लेकिन आपको सरवाइव करना है तो कंजम्पशन ज़रूरी है ही। तो कहता है कि साइकोलॉजिकल लॉ के अकॉर्डिंग आपकी इनकम चाहे ज़ीरो है फिर भी वो ज़ीरो, कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगी, आपको ज़रूरी है। सेकंड, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एक कंजम्पशन भी उसी रेंज में इंक्रीज़ हो। वो इंक्रीज़ होती है लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाती है। वो कहता है कि इनकम जिस रेशो में बढ़ती है उस रेशो में हमारा कंजम्पशन भी नहीं बढ़ता। जैसे कि मान लो आपकी 1000 रुपये इनकम हुई है, बढ़ गई है, 1000 रुपये इनकम बढ़ गई है, तो क्या आप सारा का सारा जो 1000 रुपये बढ़े हैं वो खाने पे खर्च कर देंगे ना, नहीं ना, आप उससे कम करेंगे, आप बढ़ाएंगे कंजम्पशन, पहले से तो इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन जो आपकी इनकम जिस लेवल से चेंज हुई है उस लेवल से आपका जो कंजम्पशन है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा। इनकम राइजेज एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो ये आपकी कंजम्पशन के बारे में हो गया। 2 नंबर में आप ये अगर 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे पूरे के पूरे। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है टाइप्स ऑफ propensity to consume. There are 2 types of propensity to consume: APC, average propensity to consume, and marginal propensity to consume. Average propensity to consume यानी कि consumption, relationship between consumption and income at different level of income, और MPC, चेंज इन कंजम्पशन एट चेंज इन इनकम। यहाँ पर देखिए डिफरेंट लेवल बात कर रहे हैं हम कि अगर आपकी इनकम इस लेवल पर इंक्रीज़ हुई तो कंजम्पशन कितनी हुई, अगर आपकी इंक्रीज़ दूसरे जाकर लेवल पर हुई तो उसमें कितनी कंजम्पशन हुई। यहाँ पर कि कितने इनकम चेंज की आपने तो कितना कंजम्पशन में चेंज आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देयर आर 2, APC एंड MPC। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि रिलेशनशिप बिटवीन APC MPC कैसे निकालना है, और या APC का आपने कंजम्पशन के साथ रिलेशन बताना है, कई बार क्या होता है कि आप डिफाइन टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आपको पॉइंट्स नहीं होते, आपको आता है। तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो 5 पॉइंट्स को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। APC इज़ मोर देन 1, हमेशा 1 से कंजम्पशन जो होती है APC इज़ मोर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज़ मोर देन नेशनल इनकम। जब तक आपकी, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि
एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा होती है। जब तक आपकी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगी तो आपका एपीसी हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ये रिलेशनशिप में भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और अगर वो 2 नंबर में आ जाए तो उसमें भी। कहते हैं कि एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा? जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएंगे। लेस कब होगा? जब कंजम्पशन कम होगी, इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो लेवल भी आता है। अगर मैं इसको डायग्राम में समझा दूँ तीनों चीज़ें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ से ये देखिए बच्चे, क्लियर? ये आपकी हो गई इनकम, वाई एस लिख लीजिए मैंने, सप्लाई भी लिख सकते हैं, ओ वाई एक्सिस एक्स, यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट, यहाँ पर आपने ए पी सी भी लिख सकते हैं या ए डी और ए एस दोनों लिख दिया। अब आपको पता है कि ये तो आपकी ऑटोमनस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमनस इन्वेस्टमेंट है, आपकी ए डी यहाँ पे है। तो बेटा इस लेवल पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर आपकी ए पी सी इक्वल टू 1, यहाँ पर आपकी ए पी सी इज़ ग्रेटर देन 1, ए पी सी इज़ मोर देन 1 हो गई, और इसमें इस वाले लेवल पर ए पी सी लेस देन 1। तीनों सिचुएशन आ गई। आपको डायग्राम में भी पूछा जा सकता है कि इसमें बताओ क्या रिलेशनशिप है, तो आपने बताना है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर ए पी सी इक्वल टू 1, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप तो पता ही है कि ए पी सी और ए पी एस में क्या है, क्योंकि ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब आपकी सेविंग ज़ीरो होगी तो सारा का सारा कंजम्पशन ही होगा, तो वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पर ए पी सी इक्वल टू 1। जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा नेशनल इनकम से तो ग्रेटर देन 1, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा से कंजम्पशन कम तो ए पी सी लेस देन 1। ठीक है, आगे देखिए, ए पी सी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी जो ए पी सी है, कंजम्पशन है, वो कम होती जाएगी। फिर ए पी सी कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी भी कंजम्पशन आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये 5 पॉइंट लिख के आप अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड एस्पेक्ट है अपना एम पी सी का, एम पी सी में देखिए 3 पॉइंट्स हैं। वैल्यू ऑफ एम पी सी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एम पी सी का मतलब होता है एडिशनल चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू एडिशनल चेंज इन इनकम। तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। याद रखना कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पुअर पीपल की होती है वो ज़्यादा होती है रिच के मुकाबले में। रीज़न देखो, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनकी तो पहले ही संतुष्टि पूरी हो रही होती है, उनको पास तो इतनी कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपनी थोड़ी बहुत ही कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे नहीं करते क्योंकि उनकी पहली बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। लेकिन गरीब लोगों की, अगर आपकी गरीब लोग हैं उनकी अगर इनकम एडिशनल चेंज होती है तो वो उस एडिशनल इनकम से जो चीज़ें उनको नहीं मिल रही वो पूरी करेंगे। यानी कि एम पी सी इज़ मोर इन केस ऑफ पुअर पीपल। और कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपकी एम पी सी फॉल होना शुरू कर देगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें आपका इनकम और सेविंग में रिलेशनशिप बताएंगे सेविंग फंक्शन, और इसके भी 2 ही कंपोनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एस अपॉन वाई, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो मैं आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, इसके बाद आपका ये जो कंसेप्ट है छोटे छोटे वो क्लियर हो जाएंगे। ए पी सी कैन नेवर बी 1, क्योंकि सारी की सारी आप सेविंग कर ही नहीं सकते, या कभी एक से ज़्यादा, क्योंकि ए पी सी ज़्यादा हो सकती है, ए पी एस कभी भी एक, यानी कि आप कंजम्पशन को छोड़ के सेविंग करें ये तो हो ही नहीं सकता। ए पी एस कैन बी ज़ीरो, हो सकती है क्योंकि आपके पास मतलब जितना आपकी इनकम है उतना आपका कंजम्पशन हो जाए तो आपकी ए पी एस ज़ीरो। ए पी एस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, दैट इज़ ट्रू। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी कंजम्पशन है तो वो नेगेटिव जाएगी, या फिर उसको कहेंगे हम लोग लेस देन 1। और जब ए पी एस राइज होती है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इनकम से होता है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी ए पी एस भी राइज हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा कंजम्पशन पर आप खर्च नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चे, इसमें हमारे 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए पी सी ए पी एस, रिलेशनशिप बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस, और उसके बाद इनके बीच में रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हो और पॉइंट्स के थ्रू भी, जो कि मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। और जो ये वाले पॉइंट नोट्स हैं ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी,
तो अगर आपको ये है कि नोट्स बन जाएंगे और जो मैंने बोला है उसको सुन लेंगे तो आपको ये सारा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग जाते हैं वो क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। इससे अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी बातें आपको पता है कि कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होती, इनकम का लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वी मूव टू द मेजर्स। अब मॉनेटरी मेजर ऑफ ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब आपको ADAS का मीनिंग क्लियर हो गया, तो मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू कैसे इसमें करते हैं और ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकें। जो मॉनेटरी मेजर ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू मॉनेटरी मेजर टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है। बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई है अभी कि एक होती है प्लान्ड जिसमें AD, ठीक है, एक होती है एक्चुअल। अब इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है कि एक्चुअल इज मोर देन प्लान। अगर आपकी एक्चुअल जो डिमांड है, एक्सपेंडिचर है, इज मोर देन प्लान, देन देयर इज अ गैप इन्फ्लेशनरी। या आप कह सकते हैं इसको एक और नाम आता है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के केस में आपका क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। ये देखिए मैं एक बार डायग्राम से आपको समझा दूं। यहाँ पर सपोज करो आपने ये आपकी इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इनकम, ठीक है, ये आपकी AD, ये आपकी प्लान थी, यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड की तीनों सेक्टर के द्वारा कि हमने यहाँ पर इतनी डिमांड करनी है। सपोज करो आपकी एक्चुअल में इतनी हो गई, ये वाली, ये हो गई आपकी एक्चुअल। तो प्लान तो इतनी थी, एक्चुअल इतनी हो गई, तो जो ये वाला गैप है ये क्या हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि आपका जो ये वाला गैप है दैट इज़ योर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड। अब देखो बच्चे, इन्फ्लेशन में आपको पता है कि आप रिसोर्सेज को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आपके पास रिसोर्सेज कम है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और डिमांड ज़्यादा आ रही है तो हाई प्राइसेस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं P लिखूँ तो ये P1 हो जाएगा। तो है तो वही चीज़ें, आप बढ़ा नहीं सकते रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशन का मतलब होता है डेफिसिट डिमांड। तो आउटपुट हो गई यहाँ पर आपकी AD और AS हो गई। तो ये थी हमारे कि व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान, if the plan is less than actual then there is a gap, so that is known as inflationary gap. inflationary gap को गवर्नमेंट के मेजर के द्वारा ठीक करना है तो दो हैं, एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है आपकी बजटरी पॉलिसी। बजटरी पॉलिसी में तो आप क्या होता है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए खर्चे को कम कर देती है। खर्चा मीन्स पब्लिक को एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे कि डिमांड इंक्रीज हो सकती है उनके ऊपर कम कर देती है। तो उससे क्या होगा कि दो तरह की हैं, मॉनेटरी एज वेल एज बजटरी। बजटरी में तो वो कंट्रोल करती है थ्रू बजट के, यानी कि अपना खर्चा कम कर दिया, लोगों को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, तो लोगों ने पैसा दे दिया। तो पैसा देने से उसने खर्च नहीं करेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कहाँ से करेंगे, तो इन्फ्लेशनरी गैप कवर हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो प्लान्ड है, प्लान्ड के अगर ज़्यादा गैप आता है तब उसको स्टेप टेकन करने पड़ते हैं। अब जैसे मान लो मैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो जैसे कि मान लो बैंक रेट होता है जब शॉर्ट टर्म लोन लेने हो, कमर्शियल बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन लेना हो RBI से, ठीक है। तो RBI तो जो उसको अगर मान लो बैंक रेट ज़्यादा रखेगा, यानी कि व्हेन RBI गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक, अगर RBI ने अपने लोन के इंटरेस्ट के पैसे ज़्यादा रखे तो उसको कम कम लोन लेना पड़ेगा। कम लोन लेगा तो वो कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो फिर वो डिमांड कहाँ से करेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने इसके 2 ही मेजर याद करने हैं, बजटरी कंट्रोल और ये जो 5 हैं आपके बैंकिंग वाले। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है 5 नंबर का कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये एडी कर्व बना दिया, अब मुझे इसी से सेविंग कर्व बनाना है। यहाँ पे मेरा एडी कर्व बन गया है, अब मुझे यहाँ से सेविंग, जहाँ पे इसका ब्रेक इवन पॉइंट है बच्चे, ये यहाँ पे ले आओ। यहाँ पर ये टच हो गया, यानी कि आपकी जो सेविंग है यहाँ तक की थी और इसके बाद आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सेम करेंगे, दिस इज़ योर सेविंग कर्व। तो डिमांड कर्व से सेविंग कर्व, सेविंग कर्व से डिमांड कर्व, एक बार क्वेश्चन आया था तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप you understand and enjoy the video. But if you enjoy the video, please subscribe this channel and watch more and more videos. Thank you.